Good evening, all of you. Today I will teach you guys. The topic is the income from house property. But before start the lesson, we will go through the syllabus in the subject of costing and taxation. Let's start to go through the syllabus, which topics are included in this subject. Okay, let's start. Subject name: costing and taxation. Okay, class 12 West Bengal Council of Higher Secondary Education syllabus. Okay, now the subject costing and taxations are mainly divided in two parts. First part is costing accounts and second part is taxation. Costing accounts is 40 marks and taxation in also 40 marks. Costing accounting, which is included in four topics. First topic is cost of material. साइड में लिखा हुआ है, देखिए पार्ट 2 या 2। पार्ट 2 क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाला जो चैप्टर था वो बहुत लेंदी चैप्टर था, तो इसीलिए क्या किया, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो फर्स्ट वाला पार्ट मटेरियल का जो फर्स्ट वाला पार्ट था हम लोग क्लास 11 में कंप्लीट करके आया है। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे वो पार्ट 2, यानी कि लास्ट वाला जो पार्ट था वही वाला। सेकंड जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ लेबर एंड थर्ड चैप्टर इज मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन एंड फोर्थ चैप्टर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड। टैक्सेशन भी 40 मार्क्स है। टैक्सेशन का मेनली 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 20 मार्क्स आता है इस चैप्टर से। दूसरा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओनली थ्योरी ओनली, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम और सम होता है वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली थ्योरी वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 10 मार्क्स। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये वाला टॉपिक में आता है 10 मार्क्स। टोटल आपका 40 मार्क्स। तो कॉस्टिंग में 40 मार्क्स और टैक्सेशन में 40 मार्क्स, टोटल 18 मार्क्स एंड और प्रोजेक्ट इज 20 मार्क्स। तो कुल मिला के टोटल हो गया 100 मार्क्स। तो टैक्स में हम लोग सीखेंगे, पहले टैक्स 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, second is indirect tax. Second is indirect tax, where tax is charged. Tax is charged on income or wealth. It is TERAMAD, term as direct tax। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, पहले डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिए। When tax is levied on goods and services, it is termed as indirect tax। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा था यहाँ पर डेफिनेशन, when tax is levied on goods and service, it is termed as indirect tax। यानी अगर हम कोई सामान खरीदे या परचेस करे या सेल्स करे, उसके ऊपर
अगर कोई टैक्स लागू होता है तो वो टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। सेम एज अगर किसी सर्विस को हम प्रोवाइड करें या किसी से हम सर्विस ले तो इसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है उसी को हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देख लो डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन टैक्स आता है। पहले हम एक बार जान लेते हैं। हम बोल रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, कॉपी भी कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आता है क्या, इनकम टैक्स। सेकंड आता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। थर्ड आता है आपको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एंड फोर्थ आता है वेल्थ टैक्स। टोटल 4 टाइप की टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। बाकी जितने सारे टाइप्स की टैक्स है सबके सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट क्या आता है आपको, एक्साइज ड्यूटी। सेकंड कस्टम ड्यूटी। थर्ड इंपोर्ट ड्यूटी। फोर्थ एक्सपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद आपको आता है क्या, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ब्रैकेट में जीएसटी। तो फिफ्थ में सर्विस टैक्स एंड सेल्स टैक्स, ये दोनों हटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया जो टैक्स लेके आया है इसका नाम जीएसटी है। तो इसीलिए ये दोनों क्रॉस कर दिया हमने, देखो। ठीक है, ब्लैक लाइन में क्रॉस कर देते हैं। ये दो चीज फिलहाल अभी नहीं है। स्टार्ट द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज नॉट इनकम, नॉट टैक्सेबल इनकम। फर्स्ट इज नॉट टैक्सेबल इनकम, सेकंड इज टैक्सेबल इनकम। तो नॉट टैक्सेबल इनकम मीन्स एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या है, जो इनकम, जिस इनकम पे कोई आय किया हुआ पैसे से जिसका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कुछ आय के और टैक्स इनकम को बोलते हैं हम क्या, एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम क्या क्या होता है देख लीजिएगा। फर्स्ट आपको आता है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई बंदा सैलरी बेसिस कोई जॉब करता है या काम करता है, उसके सैलरी पे जो टैक्स आता है, सैलरी पे जो नेट इनकम होता है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड इज प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ इज कैपिटल गेन। फिफ्थ इज other sources. First, income from salary. Second is income from house property. Third is income from profit or gains of business or profession. Fourth is income from capital gains, and fifth is income from other sources. Okay, तो इनकम हम लोग क्लास 11 में इनकम फ्रॉम सैलरी सीखा था। ठीक है, तो हम लोग के सिलेबस में है हाउस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बाकी और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मिडिल पोर्शन में यानी कि हेड आपको दिखाई दे रहा है, हेड थर्ड और फोर्थ वाला हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग क्लास 11 में सीख कर आया है। तो सेकंड पार्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम लोग का 12 वाला सिलेबस में है। उसके बाद जो लास्ट वाला टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भी हम लोग के 12 वाला सिलेबस में है। तो हम ये 2 चैप्टर अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम जो मैंने बोल दिया था क्लास स्टार्टिंग के शुरुआत में, आज जो क्लास हम करवाएंगे वो था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो फिलहाल आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मेन जो टॉपिक था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस
प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग हम थोड़ा समझाने की कोशिश करें, ठीक है। मान लो एक बंदा जो एसएससी है, यानी एसएससी मीन टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है, ठीक है। तो उसका 5 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मीन हाउस, ठीक है। उसका एक प्रॉपर्टी है साउथ कलकत्ता पे, दूसरा एक प्रॉपर्टी है सॉल्ट लेक में, तीसरा न्यू टाउन पे होगा, चौथा प्रॉपर्टी है सियालदाह, फिफ्थ प्रॉपर्टी होगा बड़ा बलिया। इस बंदा का देखो, यानी कि एक आदमी का 5 प्रॉपर्टी है, तो वो बंदा खाली न्यू टाउन वाला प्लॉट पे रहता है, ये वाला प्रॉपर्टी पे रहते हैं। बाकी चारों प्रॉपर्टी जहाँ पर है, एक है साउथ कलकत्ता, दूसरा सॉल्ट लेक, तीसरा सियालदाह, और फोर्थ वाला जो है तुम्हारा बड़ा बाजार, ठीक है। तो देखो बंदा जब यहाँ पर वो जो एसएससी था यहाँ पर रहता है न्यू टाउन वाला, तो बाकी फ्लैट लेकर क्या करेगा, ये जो बाकी 4 प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली वो रेंट पे देगा, ठीक है। तो मान लीजिए साउथ कलकत्ता वाला जो प्रॉपर्टी है वहां पर मंथली रेंट दे दिया है 1 लाख पर मंथ, पीएम कर दिया, ठीक है। सियालदाह वाला प्रॉपर्टी पे दे दिया 40,000 पर मंथ, सॉल्ट लेक वाला दे दिया 60,000 पर मंथ, ये सब रेंट पे दे दिया, ठीक है। पूरा के पूरा प्रॉपर्टी यहाँ पर दे मान लीजिए 70,000 पर मंथ। तो ये जो एसएससी था राम श्याम जोधू कुछ भी बोलते, मिस्टर एक्स ही ले लेते हैं, मिस्टर एक्स, इसका टोटल प्रॉपर्टी कितना था 5 कुल मिलाकर। एक जो था न्यू टाउन में, यहाँ पर वो खुद रहता है, तो जो बंदा जिस प्रॉपर्टी पे रहता है उसका सेल्फ ऑक्युपाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी 1 2 3 4, ये जो 4 प्रॉपर्टी था वो रेंट पे दे दिया है, यानी लेट आउट कर दिया, भाड़े पे दिया है। तो यहाँ से जो इन लोगों का जो मिस्टर एक्स का जो इनकम होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो टैक्स देना पड़ता है वही वाला टैक्स को बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स। जो बंदा था टैक्स यहाँ पर, तो इन चारों प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनकम करते हैं मिस्टर एक्स, तो ये वाला इनकम को हम बोलेंगे क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी अगर कोई बंदा अपना प्रॉपर्टी लेट आउट पे देता है, तो उसके ऊपर अगर कोई इनकम जो पैसा आता है, उस पैसे को हम टैक्स के किस हेड पे लेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर, ठीक है। अब देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट में कौन सी सेक्शन से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, द चार्जेबिलिटी, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, द चार्जेबिलिटी, ठीक है। तो कंडीशन टू satisfy to charge, CHARGET, sorry,
charge the income under this head. The income under this head. Condition to be satisfied to charge the income under this head. Okay, तो under section 22 provides that, क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनी इनकम शैल बी चार्जेबल, किसी भी तरीके का इनकम शैल बी चार्जेबल, चार्ज हो सकता है टू टैक्स, टैक्स पे, अंडर द हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, अंडर द हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या? जो हेड था, मैंने पहले वाला नोट में लिखा था, इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम जो होता है उसका टोटल कुल मिला के 5 हेड्स होता है। कौन क्या क्या हेड होता है? 5 जो हेड था, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों वाला जो टॉपिक था उसी का एक हेड्स है, जहां पर सेक्शन 22 प्रोवाइड्स करता है। क्या बोल रहा था? जो कोई की एक एसएससी है जिसका किसी भी की इनकम, किसी तरह का इनकम जो टैक्सेबल होगा वो हो सकता है अगर नीचे जो कंडीशन दिया हुआ है वो फुलफिल हुआ तो। वही वाला हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अंडर सेक्शन 22 प्रोवाइड्स दैट एनी इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओनली, केवल मात्र, ठीक है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सैटिस्फाइड। প্রামাণ কন্ডিশন আর শর্ত যদি স্যাটিসফাই হয় তাহলে সেই ইনকামটা কোথায় যাবে? ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টির মধ্যে যাবে। ঠিক আছে, তো সেই শর্তগুলো এখানে 3টে শর্ত দিয়েছে। প্রথম শর্ত আছে দেয়ার মাস্ট বিল্ডিং। তাহলে প্রথম শর্তটা কি হবে? সেটা কি হতে হবে? প্রথম শর্ত সেখানে बिल्डिंग होते হবে। पहला कंडीशन क्या है? वो पहला कंडीशन जो है वो बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है देखो क्या बोल रहा है, द एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरा जो कंडीशन था শর্ত ছিল সেটা কি ছিল? যে এসএসসি মানে যে ট্যাক্স দেবে পেই, যার ইনকাম ট্যাক্স আমরা ক্যালকুলেশন করছি তাকে কি হতে হবে? যে ইনকামটা দেখাচ্ছে বাড়ি ভাড়ার সেই বাড়ির মালিক হতে হবে, यानी कि उस प्रॉपर्टी का ओनर होना होगा। ठीक है, मालिक होना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था? वो प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन का एसएससी उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, ठीक है, ओनर होना चाहिए। तीसरा जो कंडीशन है, थर्ड वाला कंडीशन क्या है देखो, द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर बिजनेस बेनिफिट। यानी क्या बोल रहा है, वो जो प्रॉपर्टी जिसका टैक्स कैलकुलेशन कर रहे थे वो वाला प्रॉपर्टी आप बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं किया तो इसके ऊपर जो इनकम होगा वो वाला क्या होगा? आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है वो पर आएगा। ठीक है, पहला जो ऊपर वाला जो कंडीशन लिखाया था उस कंडीशन जो तीनों जो कंडीशन था उसको क्लियरली और एक बार हम कुछ एग्जाम्पल देकर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो हमने लिखाया है, एक बार नोट डाउन कर लो फिर हम दोबारा समझाएंगे। तो नोट डाउन हम बोल रहे हैं, आप मेरा हैंडराइटिंग शायद थोड़ा ख़राब है तो हम बोल रहे हैं, आप सुनकर नोट डाउन कर लीजिए, स्लो मोशन में बोल रहे हैं। फ्रॉम द अबव प्रोविजन it is clear that बोलकर पॉइंट नंबर 1 पे लिखेंगे, रेंटल इनकम फ्रॉम लैंड प्लांट एंड मशीनरी
furnitures and fixtures, cricket stadium, shall charge to tax under the head of other sources. There is no building. Okay? इस पॉइंट जो नोट किया था इसका मीनिंग पहले समझने की कोशिश करें। एक्चुअली क्या हुआ, एक बंदा क्या किया, पहला जो कुछ लैंड था उसका वो रेंट पे दे दिया था, तो उसके ऊपर कुछ पैसा आ गया था, वही बोल रहा है। प्लांट एंड मशीनरी था वो भी रेंट पे दे दिया था, फर्नीचर फिक्सर वो भी रेंट पे दे दिया था, क्रिकेट स्टेडियम ये भी रेंट पे दे दिया था। तो बोल रहा था इन सारे इनकम को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे दे देंगे। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन था उसी के हिसाब पे बोल रहे, फर्स्ट कंडीशन में बोला था तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला था देयर मस्ट बी बिल्डिंग। तो जो बंदा हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है यहाँ पर कहीं पर बिल्डिंग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और तो इसलिए ये वाला इनकम जो है रेंट वाला इनकम, तो इस इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे ले लेंगे, उसी हेड पे आएंगे, ठीक है, आएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला इनकम नहीं आएगा, बिकॉज इसका कारण यही है कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है। अब पॉइंट नंबर बी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2 को हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है हम आप बोर्ड पे देख सकते हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। Where a person have earned rental from subletting, that is, he is not the owner, but he has let out the property after taking from the owner, then income shall chargeable to tax under the heads of other sources। इसका मीनिंग क्या बोल रहा है पहले सुनो। एक बंदा था जिसका अर्न कुछ इनकम हो गया रेंटल, ठीक है, भाड़ा से, फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग का मीनिंग क्या है पहले इसको समझिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे समझने की कोशिश कीजिए। मान लो कि मैं मिस्टर आयुष से एक बिल्डिंग रेंट पे लिया, ठीक है, रेंट पे लिया हो, मंथली 10,000 पर मंथ, ठीक है। तो मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे लिया है, किससे आयुष से। पहले समझ लो, मान लो तो वो जो बिल्डिंग था, प्रॉपर्टी था, इसका ओनर कौन है, आयुष। उसके बाद मैंने वो बिल्डिंग प्रकाश को रेंट पे दिया ₹15,000 पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम आयुष से बिल्डिंग लिया है, मंथली रेंट 10,000, और प्रकाश को वही वाला बिल्डिंग हम प्रकाश को दे दिया है 15,000 में, ठीक है, रेंट पे। तो यानी कि मैं प्रकाश से 15,000 ले रहा हूँ, 15,000 ले रहा हूँ रेंट, उसके बाद 15,000 से 10,000 दे रहा हूँ आयुष को। क्यों आयुष को क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली वो प्रॉपर्टी का मालिक, ओनर कौन है, आयुष है, इसीलिए
तो आयुष को दे रहे हैं हम कितना 10,000, उसके बाद मेरे पास कितना रहेगा 5,000, तो 5,000 मेरा इनकम हुआ ना। तो सबलेटिंग, तो जो 5,000 जो मेरा इनकम हुआ है इसी इनकम को बोलते हैं सबलेटिंग, ठीक है। यानी कि पहले हम किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं, उसके बाद वही प्रॉपर्टी को दूसरे जगह हम क्या करते हैं रेंट पे भेज देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। तो इसके ऊपर जो लेन देन करके इधर उधर करके जो कमाया है इसको सबलेटिंग इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो कंडीशन है यहाँ पर वो ये वाला इनकम का हम अदर सोर्सेस पे आएगा, ठीक है। क्योंकि जो दूसरा कंडीशन था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करने के लिए बोला था। फर्स्ट कंडीशन था देयर इज मस्ट बिल्डिंग, देयर मस्ट बिल्डिंग, वहाँ पर बिल्डिंग होना चाहिए था। तो हम लोग फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिखाया था, वहाँ पर भी दिखाया था, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं था, इसलिए वो वाला प्रॉपर्टी कहाँ पर गया है, इनकम उस साइड से, उस प्रॉपर्टी से जो इनकम हुआ था वो इनकम हम अदर सोर्सेस पे चले गया था। दूसरा जो आया था, दूसरा वाला एग्जाम्पल पे देखा है हम लोग, यहाँ पर बिल्डिंग भी था, रेंट भी दिया था, रेंट भी मिला था, लेकिन फिर भी ये इनकम क्या हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ रहा था। क्यों? इसका वजह ये था क्योंकि यहाँ पर दूसरा जो कंडीशन था क्या बोल रहा था, द एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आप लोग एक बार खुद चेक कर लीजिए, वहां पर दूसरा लिखा था। तो एसएससी को क्या होना चाहिए था, उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, एक बंदा जो था, जो एग्जाम्पल दिया हुआ था, वो पहला एक बिल्डिंग सबलेटिंग बोल रहा है। सबलेटिंग मीन्स, सबलेटिंग मेन पॉइंट अंडरलाइन कर दीजिए। जो सबलेटिंग देख रहा है ना, सबलेटिंग मीन्स यहाँ पर बोल रहा है कि जो बंदा, ठीक है, जो बंदा यहाँ पर दिख रहा है, देख लो, सबलेटिंग के मतलब पहले वो बंदा एक आदमी से एक प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, उसके बाद वही प्रॉपर्टी दूसरे एक बंदे को रेंट पे दे दिया। तो मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया था कि पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर C पहले नोट डाउन कर लीजिए। हम बोल रहे हैं देयर द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट for business benefits, let out for business benefit, then income shall be chargeable under the heads of business or profession, बिजनेस और प्रोफेशन। एक्चुअल क्या बोल रहा है, देखो, थर्ड जो कंडीशन था वो कंडीशन पे वहां पर लिखा था अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है बिजनेस बेनिफिट के पर्पस से, तो उस प्रॉपर्टी का जो इनकम है वो बिजनेस प्रॉपर्टी के बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर में जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं आएगा। तो थर्ड वाला पॉइंट हम लोग जो नोट करवाया था वहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, जो लेट आउट फॉर बिजनेस बेनिफिट। क्यों दिया है? लेट आउट बिजनेस बेनिफिट के लिए लेट आउट दिया था। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज द लास्ट टॉपिक। फर्स्ट हम देख लेंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग की मतलब एक्रूअल बेसिस, कौन सी बेसिस पे व कौन सी मेथड पे इसका हिसाब होगा। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस मीन्स जितना मिलेगा उसी के ऊपर टैक्स देंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि बंदे ने, मेरा एक प्रॉपर्टी है, 12 महीने रहा, लेकिन लास्ट 2 मंथ का रेंट नहीं दिया। कितने मंथ का मिला है? 10th मंथ का। तो इस 10th मंथ का जो रेंट मिला है
उस 10th मंथ के ऊपर हम लोगों का टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 12 मंथ के, क्योंकि हम लोगों के पास तो 12 मंथ का कोई टैक्स इनकम नहीं हुआ ना। इसीलिए एक्रुअल बेसिस का मतलब ये होता है जितना मिला उसी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलो लास्ट जो टॉपिक है वो वाला था ट्रम्प। एक्चुअल जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका डेफिनेशन अब हम लिखाएंगे और लिख दिया है, आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हम बोल रहे हैं फिर उसके बाद देख लेना। तो लास्ट वाला टॉपिक जो था हम बोल रहे हैं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और देख भी लीजिए। ठीक है, साइड पे चल जा रहा है। तो लिखा है देखिए, मीनिंग ऑफ, हम बोल रहे हैं आप नोट कीजिए, मीनिंग ऑफ द टर्म हाउस प्रॉपर्टी, मीनिंग ऑफ द टर्म हाउस प्रॉपर्टी, इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ब्लैक काले पे लिखा हुआ है, द टर्म हाउस प्रॉपर्टी not only covers residential house but also covers commercial property, like as office building, warehouse, godown, like as office building, warehouse, godown, showroom, flat, and even property in foreign country, ओके, ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट डे हम हाउस प्रॉपर्टी का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।